डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं वैवाहिक जीवन के ऊपर बात करूँगा और इसके लिए एक बहुत ही बढ़िया एक तंत्र बताऊँगा। और ये वैदिक तंत्र ही है, मतलब कि सात्विक में इसको माना जाएगा। ठीक है। तो यदि किसी भी व्यक्ति की मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, जैसे हस्बैंड वाइफ है, मतलब ये ध्यान रखिएगा कि शादीशुदा जोड़े के लिए ही ये उपाय या फिर ये जो तंत्र है ये बता रहा हूँ। जिनकी अभी शादी नहीं हुई है तो इससे शादी हो जाए या कुछ ऐसा हो जाए वो नहीं होगा, लेकिन जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है और उन दोनों में पति पत्नी में आपस में कोई लड़ाई झगड़ा क्लेश या डाइवोर्स की स्थिति या कुछ भी ऐसा या फिर पति है जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहा है तो उसकी वजह से मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, या फिर जो पत्नी है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रही है और उसकी वजह से जो वैवाहिक जीवन है उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, समस्या बहुत ज़्यादा आ रही है और समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि वो डाइवोर्स होने की स्थिति हो रही है, या फिर लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं आपस में पति पत्नी में। और ऐसा भी कई बार ऐसे भी क्लाइंट्स आते हैं मेरे पास में कि वो कहते हैं कि दोनों ही एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां जो हैं ग्रहों की या कुछ ऐसी कुंडली में जो योग हैं वो बनते हैं जिसकी वजह से वो चाहते नहीं हैं एक दूसरे को छोड़ना, लेकिन उसके बाद भी मन अजीब सा हो जाता है कि साथ में रहना भी है लेकिन रह भी नहीं पा रहे हैं और झगड़ा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है और बिना चाहते हुए भी क्लेश हो रहे हैं। और एक दूसरे के साथ में फिर जो विचार है वैचारिक मतभेद आता है और मन आपस में नहीं मिलता है, किसी भी एक पॉइंट पर दोनों की सहमति नहीं होती, कई ऐसी सारी चीज़ें होती हैं। तो ओवरऑल किसी भी प्रकार का यदि मैरिड लाइफ के अंदर प्रॉब्लम चल रहा है, वैवाहिक जीवन में सुख आप भोग नहीं पा रहे हैं, तो इस तंत्र को आप ज़रूर करिएगा, इसका रिज़ल्ट बहुत बढ़िया आता है। अब यदि ज्योतिष के लिहाज से या ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो ज्योतिष में क्या होता है कि आपने फिर जन्म कुंडली देखनी है। जो ये डाइवोर्स की स्थिति या फिर ये जो शादी का जो प्रॉब्लम है, ये सब जो लफड़े चल रहे हैं, तो इसमें क्या है, आपने जन्म कुंडली उठानी है और जन्म कुंडली में ही देखना है, मतलब कि और इसमें जो एनालिसिस होगा वो पति और पत्नी दोनों की ही कुंडली का होगा, ये अनिवार्य शर्त होती है इस केस में। तो इसमें क्या है कि जो पति है या पत्नी है तो दोनों के में ही जो सातवां घर है, जन्म कुंडली का जो सातवां घर है और सातवें घर के मालिक को आपको करना पड़ेगा स्टडी। तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो आप ये देखिए कि सातवें घर में कोई क्रूर ग्रह तो नहीं बैठा है या पापी ग्रह तो नहीं बैठा है। क्रूर और पापी ग्रह का मतलब ये है कि या तो शनि राहु केतु या मंगल, ये चार में से कोई ग्रह या चारों या तीनों इस प्रकार के बैठे हैं या नहीं बैठे हैं वो देखना है। हालांकि राहु केतु ऑपोजिट पे बैठते हैं, तो कोई राहु और केतु में से कोई भी एक ही बैठेगा उसमें सातवें घर में। तो आपने देखना है या तो शनि अगर बैठा है या राहु बैठा है या केतु बैठा है या मंगल बैठा है, या फिर इनमें से कोई दो बैठे हैं या इनमें से कोई तीन ग्रह इकट्ठे बैठे हुए हैं, या फिर इन चारों के अलावा में भी एक सूर्य ग्रह होता है, वो क्रूर तो नहीं है लेकिन पापी में आता है। तो वो सूर्य ग्रह भी यदि सातवें घर में बैठ जाता है तो वहाँ पर भी एक दोष वहाँ पे क्रिएट हो जाता है और सूर्य भी वैसा ही काफ़ी मतलब डैमेज कर देता है मैरिड लाइफ के लिहाज से अगर बात की जाए, क्योंकि वहाँ पर उसको ना जो एक डायरेक्शनल एक जो स्ट्रेंथ है वो एकदम उसके ऑपोजिट, मतलब एक कॉन्सेप्ट होता है, टेक्निक होती है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की, जो कि जन्म कुंडली में देखा जाता है। हर एक ग्रह को अलॉट किया गया है डायरेक्शनल स्ट्रेंथ। तो जो सूर्य है उसको उसका फिर क्या होता है कि वो एकदम सातवें घर में आ जाता है। तो वो जो घर है
वहाँ भले राशि नहीं है, मतलब कि लिब्रा या तुला राशि नहीं है भले, लेकिन अगर वो 7वें घर में आ गया है सूर्य, तो वहाँ पर वो जो रिजल्ट देगा वो लगभग नीच सूर्य के देगा, और उसके वजह से फिर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आता है। समस्या जो है आपको वैवाहिक जीवन में देखने को अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। कई प्रकार की समस्याएं ऐसी देखने को आपको मिलेंगी। ये तो आपने 7वें घर को आपने स्टडी कर लिया। मतलब कि ये भी है कि भाई 7वें घर में आपने ये भी देख लेना है, यदि यहाँ पर 7वें घर में कोई नहीं बैठा है, तब भी यदि इन चारों या मैंने जो ये बताए हैं कि ये पांच ग्रह, ये जो 5 ग्रह हैं ये बैठे हुए हैं कहीं पर और वहाँ से वो देख रहे हैं इस 7वें घर को, तब भी प्रॉब्लम आता है, तब भी समस्याएं आती हैं। तो वो आपने देखना है। तो इस प्रकार से आप 7वें घर को स्टडी कर लिए, उसके बाद में आपने 7वें घर के मालिक को स्टडी करना है। मतलब कि जो 7वें घर का मालिक है वो हर किसी की कुंडली में अलग अलग होगा, तो उसको फिर आपने स्टडी करना है। अच्छा, और जो दृष्टि की बात कर रहा हूँ तो उसमें आपने ये देखना है, जैसे शनि है तो शनि की आपको जो दृष्टि है शनि की, वो तीसरी, 7वीं और 10वीं देखनी पड़ेगी भाई, ठीक है। उसके बाद में फिर मंगल की है तो चौथी, 7वीं और 8वीं देखनी पड़ेगी, इस प्रकार से। और ये भी देखना है आपने कि जो बृहस्पति जैसा ग्रह है या शुक्र जैसा ग्रह है या बुध जैसा ग्रह है, अगर उसकी दृष्टि आ रही है तो फिर वो हो जाएगा सकारात्मक रिजल्ट देगा, वो और अच्छा रहेगा। तो हमें ये देखना है कि जो बुरे वाले ग्रह हैं और जो अच्छे वाले हैं, ये आपने देखना है। अच्छा, एक बात और है कि जो एक फंक्शनल मेलेफिक और फंक्शनल बेनिफिक वाली एक बात आ जाती है, तो वो भी आपने देख लेना है। लेकिन जो कारक तत्व होते हैं ग्रह के, वो तो आपने देखने ही पड़ेंगे, जो कारक तत्व हैं। क्योंकि देखिए, भले ही शनि आपके 7वें घर का मालिक बन जाए या मंगल या सूर्य आपके 7वें घर का मालिक बन जाए, लेकिन उसके अंदर वो जो क्रूरता है, जो पापी वाली जो एक जो क्वालिटी है, जो गुण है, वो तो रहेगा ही रहेगा। वो अपना गुण त्याग नहीं सकता, उसका जो कारक तत्व है वो उसके साथ में ही जुड़ा रहता है, वो नहीं त्याग पाएगा। तो उसके जो एक कहते हैं कि फ्लेवर, वो आएगा ही आएगा। भले वो शादी दे रहा है या करवा रहा है या चला रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो अपने जो कारक तत्व हैं, जो गुण हैं, वो उसको लेकर के आएगा ही। तो इसको भी आपने समझ लेना है। तो आपने घर को स्टडी कर लिया, 7वें घर को। उसके बाद में आपने 7वें घर के मालिक को स्टडी करना है कि मतलब वो मालिक किस घर में जाके बैठ गया। ऐसा तो नहीं है कि वो 6वें घर में आके बैठ गया या फिर 8वें घर में आके बैठ गया या फिर वो 12वें घर में आके बैठ गया। मतलब कि जो 7वें घर का जो मालिक है, यदि वो 6वें घर में आके बैठेगा या 12वें घर में जा कर के बैठेगा, तो उसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। 8वें घर में कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम है, लेकिन वो श्योरिटी नहीं देता है एकदम डाइवोर्स की। तो उसका भी अलग सिनेरियो है कि मतलब जैसे मान लीजिए कि पति की कुंडली में डाइवोर्स की स्थिति दिखा रहा है और पत्नी की कुंडली में डाइवोर्स की स्थिति नहीं दिखा रहा है, तो आप ये मान के चलिएगा कि फिर डाइवोर्स नहीं होगा। बल्कि वहाँ पे परिस्थिति ऐसी हो सकती है कि जैसे मान लीजिए कि जो पति है, पति की कुंडली में 7वें घर का मालिक 8वें में बैठ गया है, और जो पत्नी है उसकी 7वें घर का जो मालिक है वो 12वें घर में बैठ गया है। तो पत्नी डाइवोर्स लेना चाहेगी और जो पति है वो डाइवोर्स लेना तो चाहेगा, लेकिन डाइवोर्स होएगा नहीं। क्योंकि जो पति है, पति की कुंडली में 7वें घर का मालिक 8वें में बैठा है, मतलब कि उसकी जो पीड़ाएं हैं, उसकी जो पेन है, प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो शादी से जुड़ गई है। 7वें घर से जो शादी है उससे जुड़ गई है। तो शादी से उस पति को प्रॉब्लम आ रही है, समस्याएं आ रही हैं। और जो पत्नी है, पत्नी की कुंडली में जो 7वें घर का मालिक है वो 12वें में चला गया। तो 12वां मतलब क्या है कि वो तोड़वा रहा है, मतलब कि लॉस दे रहा है इन मैरिड लाइफ, ठीक है। लेकिन ये रूल ध्यान रखिएगा कि पति और पत्नी, जब तक पति और पत्नी दोनों की कुंडली में डाइवोर्स की स्थिति एकदम कंफर्म नहीं दिख रही है, तो ये डाइवोर्स नहीं होता है, कंपलसरी रहता है। कंपलसरी अनिवार्य शर्त है कि दोनों की, पति पत्नी दोनों की कुंडली में डाइवोर्स की स्थिति
दिखनी ही चाहिए। जो ग्रहों के जो योग बन रहे हैं वो डाइवोर्स के योग बनने ही चाहिए, दोनों की कुंडली बनने चाहिए। एक के में बनेगा, एक के में नहीं बनेगा तो फिर काम नहीं चलेगा। दोनों के में बनेगा तभी डाइवोर्स होगा, अन्यथा डाइवोर्स नहीं होगा। बल्कि ऐसी स्थिति हो जाएगी कि दोनों अलग तो हो जाएंगे, दोनों अलग अलग रह रहे होंगे अपने जीवन में। हो सकता है कि जो पत्नी है वो अपने मायके चली जाएगी और पति अपने इधर पे रहेगा, लेकिन डाइवोर्स ऑफिशियली लीगली तौर पर नहीं होगा। एक दूसरे को वो डाइवोर्स नहीं देंगे और लड़ाई झगड़ा कोर्ट केस भी हो सकता है, वो सब लंबे चलते रहते हैं, 20-20 साल 30-30 साल चलते रहेंगे, लेकिन डाइवोर्स नहीं होगा। ये आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से होता है। फिर उसके बाद में आपने ये देखना है कि जो सातवें घर का मालिक है वो किस घर में बैठा है ये भी देखना है। और ये भी देखना है कि अगर वो चलो घर में जो घर है वो ठीक ठाक घरों में बैठ गया है, लेकिन वो किसी खराब ग्रहों के मालिक के साथ बैठ गया, कि मतलब जैसे मान लीजिए कि सातवें घर का मालिक है वो चौथे घर में बैठ गया है या 10वें घर में बैठ गया है, लेकिन वो बैठा किसके साथ में है, 8वें घर के मालिक के साथ बैठा है या 12वें घर के मालिक के साथ बैठा है। तो एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि जब दो ग्रह आपस में एक साथ बैठेंगे तो ये समझ लीजिए कि जैसे एग्जाम्पल के लिए कि शनि और मंगल इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि जब शनि की बात की जाएगी तो शनि के अंदर मंगल के गुण आ जाते हैं, और यदि मंगल की बात की जाएगी तो मंगल के अंदर शनि के गुण आ जाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यदि शनि भी कहीं उस कुंडली में सातवें घर का मालिक हुआ, और एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो मतलब कि सातवें घर का मालिक शनि हो गया और मंगल अगर 12वें घर का मालिक हो गया, अब ये दोनों इकट्ठे मान लीजिए कि चौथे घर में आके बैठ गए, तो क्या होगा कि जो शनि है, मतलब कि जो शादी का मालिक है, सातवें घर का मालिक, शादी का जो मालिक है, उसके अंदर मंगल के गुण आ गए। मतलब कि मंगल कहाँ का मालिक था, 12वें घर का मालिक था, तो उसके अंदर वो वाले गुण आ गए हैं। तो इसीलिए शादी के अंदर अब आपको क्या देखने को मिलेगा, लॉसेस देखने को मिलेंगे, शादी टूटती हुई नज़र आएगी आपको, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और कहाँ पर जाकर के बन रहा है ये शनि मंगल इकट्ठे, कहाँ जाकर के बैठे हैं, चौथे घर में बैठे हैं। तो चौथा घर क्या हो गया, जिस व्यक्ति की कुंडली है और उसके चौथे घर में बैठा है, मतलब कि उसके मन, मतलब कि चौथा घर क्या होता है कि उसका खुद का मन है, आंतरिक मन है, तो वो मन से ही कुछ ऐसे विचार उसके नहीं मिलेंगे, तो वो एक प्लेटफॉर्म बन रहा है चौथा घर, ठीक है। वहाँ से फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट होएगा और उसके मन की होगी। या फिर अपन ये भी कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए कि अगर पति की कुंडली में जो हस्बैंड है उसकी कुंडली में ये चौथे घर में बन रहा है, तो चौथा घर हस्बैंड के लिए क्या हो गया, उसकी माँ हो गई। तो फिर सास के द्वारा भी, मतलब कि पत्नी के लिए जो सास है, मतलब कि जो ये जो हस्बैंड है, हस्बैंड की कुंडली में चौथे घर में बन रहा है, तो हस्बैंड की जो माँ है वो कहीं ना कहीं एक सोर्स बनेंगी, एक प्लेटफॉर्म बनेंगी इस शादी को तोड़वाने में, या इस शादी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली, वो एक मेजर रोल अदा करेंगी। इस बात को आप समझ रहे होंगे। तो इस प्रकार से ये सब चीज़ें आपको देखनी चाहिए डाइवोर्स के केस में, ठीक है। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि सूर्य को इतना क्यों बोल रहे हैं, जैसे कि सूर्य डैमेज करता है मैरिड लाइफ के अंदर, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं। क्योंकि देखिए, अगर उच्च नीच के हिसाब से अगर देखा जाए तो सूर्य जो है वो अगर पहले घर की बात की जाए या पहली राशि है, अगर राशि वाइज देखें तो राशि वाइज अगर देखेंगे तो जो मंगल की मेष राशि है, तो मंगल की मेष राशि के अंदर जो सूर्य है वो उच्च का हो जाता है। और जो शुक्र की जो सातवीं राशि है जो कि तुला राशि है, वहाँ पर वो नीच का हो जाता है सूर्य, ठीक है। और अगर घरों की बात की जाए तो जो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ की मैं बात कर रहा था, तो घर के हिसाब से अगर डायरेक्शनल स्ट्रेंथ देखेंगे तो वो 10वें घर के अंदर उसको मिलती है सूर्य को, ठीक है ना। तो जो सूर्य है उसको जो स्ट्रेंथ मिल रही है, डायरेक्शन वाइज जो स्ट्रेंथ मिल रही है, तो वो 10वें घर में सूर्य को मिल रही है। लेकिन जब हम राशि की बात कर रहे हैं तो एक दिग्बल भी होता है, उसमें षड बलों को भी देखा जाता है। तो वो जो दिग्बल है उसमें जो 7वें घर में आ जा रहा है सूर्य, तो वहाँ पर उसको एक दोष लग रहा है। और कैसे दोष लगेंगे, मतलब कि देखिए, सूर्य क्या है कि एक गर्म ग्रह है, गर्मी वाला, इसीलिए जिसका सूर्य ज़्यादा मतलब
नेगेटिव प्रभाव दे रहा होता है ना कुंडली में, और अगर वो आंतों से या छठवें घर से पांचवें घर से ऐसे जुड़ जाता है तो उसके पेट में गर्मी रहती है, क्योंकि गर्म ग्रह है ना, और पांचवा छठवां घर जो होता है वो इंटेस्टाइन्स है, तो वहाँ पर क्या है, गर्मी पैदा हो जाती है, तो उसमें गर्मी लगती है उस व्यक्ति को, एसिडिटी वगैरह की प्रॉब्लम, इस प्रकार की चीज़ें उसके जीवन में उसको कभी ना कभी, जब ये ग्रह एक्टिव होता है तब उस दशा या अंतरदशा में या जो प्रत्यंतर दशा होती है उसके अंदर उसको लगता है, ये जो इफ़ेक्ट्स है वो महसूस होते हैं उस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये गर्म ग्रह है, ठीक है ना, पित्त वाला ग्रह है। और जब गर्मी की बात जब भी कहीं पर आ जाती है तो घमंड और गुस्सा आ ही जाता है, क्योंकि घमंड और गुस्सा जो है वो सूचक है गर्मी का, गर्म का। कहते हैं ना कि अच्छा इस व्यक्ति को बहुत गर्मी है इस बात की, या एग्जाम्पल के लिए कि इसको क्या पैसों की बहुत गर्मी है क्या, इस प्रकार के, मतलब किसी भी प्रकार की गर्मी हो सकती है, किसी भी प्रकार का घमंड हो सकता है, किसी भी प्रकार का गुस्सा हो सकता है, तो वो चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब ये सातवें घर में आ गया तो अब क्या हो रहा है कि या तो इस व्यक्ति को, मतलब कि जिस व्यक्ति की कुंडली में सातवें घर के अंदर अगर सूर्य आ गया है तो इस व्यक्ति को ऐसा पार्टनर, ऐसा जीवन साथी मिलेगा जिसके अंदर उग्रता होगी, जिसके अंदर गर्मी ज़्यादा होगी, जिसके अंदर गुस्सा ज़्यादा होगा, जिसके अंदर एक घमंड, ईगो वाली बात आ जाएगी, तो फिर ईगो क्लैशेस होंगे, तो ईगो की वजह से वो वहाँ पे मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस आएगा। तो इसीलिए उसको बताया गया, क्योंकि आपको पता है कि मैरिड लाइफ के अंदर ईगो एक बहुत बड़ा जो घमंड है, या एक इज्जत को लेकर, पोजीशन को लेकर, और एक जो होता है स्टेटस को लेकर के बड़ा वाद विवाद चलता है, और उसकी वजह से जो शादियां हैं वो टूटती हैं या उसमें प्रॉब्लम्स आता है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, और आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर आज का जो समय अभी चल रहा है इस पर तो बहुत ज़्यादा ही, मतलब कि एक जो होता है स्टेटस, उसके लिए बड़ी लड़ाई चलती है पति पत्नी में बीच में, कि आप मेरी नहीं सुनते, वो आपकी नहीं सुनते, और मतलब इज्जत नहीं देते आप हमको, या मतलब इस प्रकार की जो चीज़ें हैं वो ईगो क्लैशेस आते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर सूर्य को बताया गया और सूर्य को मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अच्छा एक बात और है कि ये जो जन्म कुंडली है ये तो आपको बता रही है, कुछ प्रोमिसेस बता रही है, लेकिन इस जन्म कुंडली का जो रूह है, जो उसका सोल है, वो आपको नौमांश कुंडली के अंदर जाकर के कंफर्म मिलेगा। कंफर्मेशन जो आपने लेनी है वो आपने नौमांश कुंडली से ही लेनी है। आप सिर्फ जन्म कुंडली को देख करके किसी भी व्यक्ति को ये मत कह दीजिए, या खुद भी ये मत सोच लीजिए कि भाई मेरा तो ऐसे से बैठा हुआ है तो अब तो मेरा ये जो मैरिड लाइफ है वो ख़राब ही हो जाएगी, या ऐसा कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, और इसके उपाय भी कई सारे होते हैं और रिजल्ट आता ही आता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि जो नौमांश कुंडली है, नौमांश कुंडली में आपने जा करके कन्फर्मेशन लेनी है कि आपने क्या करना है कि आपके जन्म कुंडली का जो राशि कुंडली है उसका जो सातवें घर का मालिक है, उस मालिक की स्थिति को आपने नौमांश कुंडली में जज करना है कि वो किस घर में बैठा है नौमांश कुंडली के अंदर, और किन ग्रहों के साथ बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसको फिर वहाँ अलग से जज करना है। लेकिन कैसे, मतलब कि जन्म कुंडली का सातवां घर, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपकी जो जन्म कुंडली है, जन्म कुंडली का जो लगन है, मतलब कि लगन आपका शुरू हो रहा है जन्म कुंडली में, लेट सपोज अपना कन्या लगन है, ठीक है। तो कन्या लगन के अंदर जो सातवें घर का मालिक होगा वो होगा बृहस्पति। तो अब बृहस्पति को आपने नौमांश कुंडली के अंदर जाके जज करना है कि ये बृहस्पति किसके साथ बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, और किन घरों में बैठा है, और किस राशि में बैठा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। उसके बाद आप जजमेंट ले पाएंगे। अगर उसकी स्थिति जन्म कुंडली में भी बहुत वीक है, बहुत प्रॉब्लम में है वो, और फिर वो नौमांश कुंडली में भी जाकर के पीड़ित हो गया है, डैमेज हो गया है नौमांश कुंडली में भी, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि फिर बहुत ही ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, मतलब कि कन्फर्मेशन ही हो जाती है बल्कि, कि भाई यहाँ पर मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है। और आपने एक चीज़ और देख लेनी है कि जो आपका जैसे आप जन्म कुंडली के अंदर, यदि आपसे कोई भी पूछता है कि भाई जन्म कुंडली के अंदर मेरे को अपने पूरे जीवन में मेरे को मानसिक सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, तो आप कौन सा घर देखते हैं? चौथे घर को देखते हैं। आप अपने जन्म कुंडली के चौथे घर को देखते हैं, तो उससे पता चलता है कि भाई आपको मानसिक सुख की प्राप्ति होगी या नहीं होगी, या किस प्रकार से होगी, या क्या ऐसा करेंगे जिसकी वजह से होगी। ठीक है, तो ये एक अलग मैटर है, ये पूरा मैं बताऊंगा। तो मैं इसको लेकर के ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने नौमांश कुंडली
क्योंकि जो नौमांश कुंडली है वो आपको एकदम क्लियर पिक्चर बता देगी, बहुत ही अंदरूनी तौर पे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर आपका जो मैरिड लाइफ है उसके बारे में बताएगी। तो जो नौमांश कुंडली है, उस नौमांश कुंडली के चौथे घर को देखना है आपने, क्योंकि यदि आप अपने नौमांश कुंडली के चौथे घर को देख रहे हैं, मतलब कि आपका जो, जैसे आपने अपनी जन्म कुंडली का चौथा घर देखा था, तो उससे आपको ये क्लियर हो गया कि आपको अपने जीवन में मानसिक सुख कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, ये सब आपने देख लिया, स्टडी कर लिया उसको। उसी प्रकार से अब आप अपने मैरिड लाइफ को, अपने वैवाहिक जीवन को देखना चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन के अंदर, मतलब कि अगर सिर्फ खास तौर पर जो वैवाहिक जीवन है, वैवाहिक जीवन के अंदर मानसिक सुख मिलेगा, तो वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो आप नौमांश कुंडली में देखेंगे। और नौमांश कुंडली का चौथा घर ये बताएगा, मतलब कि नौमांश कुंडली का चौथा घर ये बताएगा आपको कि आपके जो मैरिड लाइफ है, जो आपका वैवाहिक जीवन है, उसके अंदर आपको मानसिक सुख रहेगा या नहीं रहेगा, आप लग्जूरियस और एकदम आरामदायक लाइफ अपने मैरिड लाइफ के अंदर जी पाएंगे या नहीं जी पाएंगे, ये आपके नौमांश कुंडली का चौथा घर बताएगा। नौमांश कुंडली का जो पहला घर है वो आपको ये बताएगा कि आपकी इच्छा होती भी है कि नहीं होती है शादी करने की। ये सब चीज़ें वो नौमांश कुंडली का पहला घर बताएगा। यदि वो पीड़ित हो जाएगा तो आपकी इच्छा ही नहीं होती है शादी की, या फिर कोई बोलता भी है तो आपका मन नहीं करता है, इस प्रकार के से देखा जाता है। तो अभी आपने ये देखना है। तो नौमांश कुंडली के अंदर आपने अपने जन्म कुंडली का जो 7वें घर का मालिक है उसको उठा करके आपने नौमांश कुंडली में देखना है कि वहाँ पर वो किन घरों में बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है और किस राशि में बैठा है। ये आप जज कर लेंगे तो आपको एकदम क्लियरिटी हो जाएगी। अगर वो नौमांश कुंडली में भी जा करके कहाँ 6वें में, 8वें में या 12वें में जाके बैठ गया है, या राहु केतु के एक्सेस के अंदर आ गया है, मंगल शनि से पीड़ित हो गया है, तो वहाँ पर फिर डेफिनेटली प्रॉब्लम है, मतलब है। और अगर वो कुछ नक्षत्रों के अंदर भी प्रॉब्लम में आ गया तो फिर 100% पक्का हो जाता है कि फिर अगर नक्षत्र में भी वहाँ पे पीड़ित हो गया है तो फिर वो बहुत ज़्यादा हो जाता है प्रॉब्लम, क्योंकि फिर वो पदों को भी आपने देखना है। तो इस प्रकार से आपने देखना है ओवरऑल पिक्चर। जब आप ओवरऑल जज कर लेंगे तभी आप किसी को कन्फर्मेशन दे सकते हैं या खुद भी कन्फर्म हो पाएंगे कि हाँ भाई ये प्रॉब्लम ऐसी है, और फिर उसका उपाय भी उसी प्रकार से निकलेगा। क्योंकि उपाय भी आपने जो जन्म कुंडली है और जो नौमांश कुंडली है उन दोनों के ही आधार पर देख करके करना है। क्योंकि आप यहाँ पर कोई सा बटन दबाएंगे, कोई स्विच दबाएंगे जन्म कुंडली में, तो उसका जो इफेक्ट है, जो उसका करंट है, वो जाएगा आपके नौमांश कुंडली के अंदर और उसके इफेक्ट्स फिर आपको देखने को मिलेंगे। तो इस प्रकार से इसीलिए उपाय कैसे किए जाते हैं, कैसे नहीं, वो भी आपने देखना रहता है। लेकिन जो मैं आज उपाय बताऊंगा आपको, ये जो उपाय है ये आपने जन्म कुंडली या नौमांश कुंडली ये सब चीज़ें आपने नहीं देखनी है, सिंपली डायरेक्टली इस तंत्र को कर लेना है। ये जो तंत्र है ना, ये फिर इन सब चीज़ों की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सीधे आप ये तंत्र का इस्तेमाल करिए और आप देखेंगे कि आपके जो वैवाहिक जीवन है उसमें आपको खुशियों का नज़ारा देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। वो आपको जब आप ये करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और अपने पॉजिटिव फॉर्म में आ रही है मैरिड लाइफ के लिहाज से। अब आपने इस तंत्र को करने के लिए अपनी जन्म कुंडली, नौमांश कुंडली, ये सब कुछ भी नहीं देखना है, कुछ नहीं देखना है। सीधा आपने इस तंत्र को परफॉर्म कर देना है, बस आपका काम हो जाएगा। यदि आपके मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उन सभी के लिए ये तंत्र डेफिनेटली कारगर है, काम करता है। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ दोनों ही अपने अपने अंगूठे में चांदी की अंगूठी पहनेंगे, और चांदी की जो अंगूठी है उसमें कोई जोड़ वगैरह नहीं होना चाहिए, कोई खंडित वगैरह, कोई डिज़ाइन कुछ भी नहीं होना चाहिए, उसमें कोई आकृति नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल होनी चाहिए, बिना जोड़ की होनी चाहिए, एकदम गोल होनी चाहिए वो चांदी की अंगूठी। ठीक है। तो जो हस्बैंड है वो अपने राइट हैंड के अंगूठे में पहनेगा, और जो मतलब कि मेरी जो माताएं बहनें हैं वो अपने लेफ्ट जो बायां हाथ है उसके अंगूठे में पहनेंगी। ठीक है। उसके बाद में ये दोनों पहनेंगे, पति पत्नी दोनों अपने अंगूठे में पहन लिए चांदी की अंगूठी। इसके बाद में कम से कम 1 से 1.5 महीना या 2 महीना लगातार ये पहने रहेंगे, नहीं उतारेंगे बिल्कुल भी। और जितना ज़्यादा पहन कर रखेंगे उतना ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा।
उसके बाद में जब 1 से 1.5 महीना या 2 महीना लगातार हो जाए, वैसे तो अगर 6 महीना कर लें तो और भी अच्छा है, लेकिन हालांकि 6 महीने रुकने की ज़रूरत नहीं है। 1 आध महीना 1 महीने में भी ये काम हो जाएगा। तो 1 महीना या 1.5 महीना लगातार पति पत्नी दोनों अपने अंगूठे में चांदी की अंगूठी पहनेंगे। उसके बाद में वो दोनों चांदी की अंगूठी उतार लेना है, और जैसे ही उतारेंगे, मतलब पहने हुए हैं तो जैसे ही उतारेंगे उन दोनों अंगूठियों के बीच में, मतलब कि अंगूठी के बीच में जो होल है, छेदा है, वहाँ से कलावा गुजारते हुए कलावे से दोनों अंगूठियों को आपस में बांध देना है। और बांधने के बाद में 7, बिल्कुल गिनती के 7 नॉट लगाएंगे, 7 गिठाने लगानी है, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने लेना है एक चांदी की डिबिया लेनी है, चांदी की डिब्बी आपने लेनी है। मतलब कि सबसे पहला जो बेस्ट और फर्स्ट प्रेफरेंस है वो तो आपने चांदी की डिबिया को ही देना है। यदि चांदी की डिबिया नहीं मिलती है, वैसे तो मैं कहूँगा कि भाई चांदी की डिबिया का ही इस्तेमाल करें, लेकिन अगर चांदी की डिबिया उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो आप चांदी की डिबिया नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह पे फिर कोई भी आप डिबिया ले सकते हैं, डिब्बी ले सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उस डिब्बी के अंदर आधी दूरी तक, नीचे से हम अगर देखेंगे तो उस डिब्बी के अंदर आपने आधी दूरी तक आपने सिंदूर, जो सिंदूर होता है, और वो सिंदूर एकदम प्योर रेड कलर का होना चाहिए, लाल रंग का ही सिंदूर वाला लेना है। और जितनी अच्छी क्वालिटी हो सके, जितनी अच्छा हो सके, ओरिजिनल वाला जितना अच्छा हो सके, उसकी जो क्वालिटी है वो जितनी ज़्यादा अच्छी हो सके वो लेना है आपने सिंदूर, और उसको आधी दूरी तक उस डिबिया के अंदर भर देना है। उस सिंदूर के ऊपर आपने जो ये अंगूठियाँ जो आपने बांधी थी कलावे से, उन दोनों अंगूठियों को प्लेस कर देना है, रख देना है उस सिंदूर के ऊपर। उसके बाद में उन अंगूठियों के ऊपर और ऊपर से और एक्स्ट्रा आपने जो सिंदूर है वो ऊपर भर देना है, और ऐसा भर देना है कि सिंदूर के अंदर वो एकदम डूब जाए। जो अंगूठियां हैं वो पूरी डूब जानी चाहिए, सिंदूर के अंदर दिखाई नहीं देनी चाहिए बिल्कुल भी। इस प्रकार से आपने सिंदूर ऊपर इतना ज़्यादा भर देना है। उसके बाद में उस डिबिया को आपने बंद कर देना है, और इस डिबिया को ले जा करके आपने अपने पूजा स्थल में, जहाँ पे विष्णु जी और लक्ष्मी जी होंगे, तो विष्णु जी और लक्ष्मी जी के सामने अपने पूजा स्थल में जा कर के विष्णु जी और लक्ष्मी जी के सामने वहाँ पर जा कर के उसको रख देना है, प्लेस कर देना है उस डिबिया को। और उसके बाद में विष्णु जी से और लक्ष्मी जी से अपने वैवाहिक सुख की कामना करनी है, वहाँ जो है प्रेयर करनी है और करना है प्रार्थना उनसे, ठीक है। और उनसे जो भी आप जितना अच्छा बोल सकें, जितना अच्छा आपके मन में है, जो भी आप चाहते हैं कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो अच्छा हो जाए, वो सारी आपने मनोकामनाएं उनसे मांग लेनी है। और बस वहाँ पर उसको रखे रहने दीजिए, और बार बार उस डिबिया को छेड़ना नहीं है, उसको इधर से उधर उठाना नहीं है, कुछ सफाई वफाई कुछ भी नहीं करनी है। एक बार अगर आप रख देंगे तो वो रखी ही रहेगी, ठीक है। तो आप कुछ ही समय में आप देखेंगे, जब ये डिबिया आप रख देंगे तो यहाँ पर ये आपका तंत्र कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में कुछ ही समय के बाद में आप ये देखेंगे कि आपके मैरिड लाइफ में सुधार होता जा रहा है। धीमे धीमे ग्रेजुअली आपका जो मैरिड लाइफ है वो सुधरता जाएगा, अच्छा होता जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो मैरिड लाइफ है वो बहुत अच्छा चलेगा। डाइवोर्स वगैरह की स्थितियां सब कहाँ गायब हो जाएंगी आपको पता भी नहीं चलेगा। और आपके अंदर, मतलब कि आपके मैरिड लाइफ में आपके पति पत्नी के बीच में प्रेम और सामंजस्य वगैरह बहुत बढ़ जाएगा। धीमे धीमे ये एकदम घटनाएं घट जाती हैं। ये बहुत ही अच्छा तंत्र है, इसको करिएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये जो तंत्र है ये पसंद आया होगा, और आप जो दूसरे और भी लोग हैं जिनको इस तंत्र की आवश्यकता है उनको आप शेयर करिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर।